हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से आपको बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कन्या लग्न की कुंडली है। सबसे पहले हम सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, यानी खर्च के स्वामी है, बाहरी स्थानों से संपर्क के स्वामी है। और सूर्य यहाँ पर राहु से पीड़ित है, राहु की दृष्टि है सूर्य पर। यदि सूर्य पीड़ित नहीं होते तो क्या होता, बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी होती और खर्च भी ज़्यादा होता, दोनों होता। परंतु यहाँ पे एकादश भाव में सूर्य राहु से पीड़ित हो गए तो क्या होगा, आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होगी और अत्यधिक खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ आप सूर्य का सामान्य मंत्र जाप करें, रत्न वगैरह नहीं धारण करना है, और सूर्य को जल दें, उनका पाठ वगैरह करें, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में विराजमान है, परंतु बिल्कुल कमजोर है, अंश बल में 0-1 डिग्री के हैं। और चंद्रमा पर भी राहु की दृष्टि है। देखिए, चंद्रमा आमदनी के स्वामी है और अंश बल में कमजोर है, और जीवन साथी पति पत्नी के घर में है और राहु से पीड़ित है। तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा, मानसिक परेशानी भी बनी रहेगी, और इस प्रकार मतलब कई तरह की परेशानी होगी। और सूर्य और चंद्रमा का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। यदि कुंडली में बहुत अच्छे अच्छे योग बने रहते हैं और यदि सूर्य और चंद्रमा भी दोनों ही पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति सही प्रकार से उन्नति नहीं कर पाता है। सब कुछ प्राप्त होते हुए भी लगता है कि कुछ कमी है, और मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा बनी रहती है। सही प्रकार से एक ही किसी कार्य पर फोकस करके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता है। और सूर्य चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जो कि प्रत्यक्ष है, जिनको कि एक देवता के समान माना गया है, हमारे सामने है। तो इसलिए देखिए, यहाँ सूर्य तो पीड़ित हो ही गए थे राहु से, और चंद्रमा भी पीड़ित हो गए। तो यहाँ आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए, और जो उपाय बताए गए हैं आपको वह करना है। और राहु से संबंधित दान एवं उपाय तो करना ही आपको, क्योंकि राहु चंद्रमा और सूर्य दोनों को पीड़ित कर रहे हैं। अब यहाँ से चंद्रमा लग्न में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ वो अच्छा फल देंगे, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन में उन्नति होगी, मनोबल बहुत अच्छा रहेगा। परंतु जब खुद ही पीड़ित है तो मनोबल कहाँ से अच्छा देंगे, मनोबल तो और टूट जाएगा। तो इसलिए चंद्रमा को ठीक करें, यह आपकी कुंडली में सबसे बड़ा मतलब समस्या का योग है। तो इसलिए चंद्रमा को ठीक करें, उसका मंत्र जाप करें, प्रबल करें, और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में अकारक होते हैं, क्योंकि यह अष्टम भाव आयु और मृत्यु के स्वामी होते हैं, पराक्रम के और छोटे भाई बहन के स्वामी होते हैं। और मंगल यहाँ लग्न में विराजमान है, 0-3 अंश के हैं, कमजोर हैं। तो अकारक ग्रह को थोड़ा कमजोर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए, केतु की दृष्टि मंगल पे है। तो मंगल एक तो ऐसे ही अग्नि तत्व ग्रह है, या क्रूर ग्रह बोल दीजिए, उग्र स्वभाव के ग्रह है, और उस पर भी केतु की दृष्टि, केतु में मंगल के समान ही गुण पाए जाते हैं। तो मंगल पर जब केतु की दृष्टि होती है तो यह और भी ज़्यादा उग्र और प्रभावशाली हो जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी, और ऐसे व्यक्ति को चोट लगने की भी संभावना रहती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाता है। तो इन सब बातों, और मस्तिष्क में भी समस्या होने की संभावना रहती है, क्योंकि मंगल जो होते हैं वह मस्तिष्क के कारक होते हैं, और लग्न में ही मंगल पर केतु की दृष्टि होगी। हालांकि यहाँ एक चीज़ और देखिए, मंगल 3 अंश के हैं और केतु 16 अंश के हैं, इन दोनों में ज़्यादा दूरी है, परंतु फिर भी ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव तो रहेगा, कम रहेगा। तो इसलिए ऐसा सोच कर कि कई लोग फेसबुक पे पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि नहीं, उसका प्रभाव ही नहीं रहेगा, इसके बीच में इतनी ज़्यादा दूरी है तो उसका मतलब यह बताया गया है कि प्रभाव कम रहेगा। यानी कि दोनों में अंशात्मक दूरी जो है अगर कम होगी तो उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, और अंशात्मक दूरी अगर ज़्यादा होगी तो प्रभाव कुछ कम होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ये समझ लीजिए। और मंगल यहाँ से जो है चतुर्थ भाव में देख रहे हैं, तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। और सप्तम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ से मंगल अष्टम भाव में स्वराशि में दृष्टि डाल रहे हैं, तो स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि भी होगी। तो इस प्रकार इसका मिला जुला प्रभाव है। तो आपको मंगल से संबंधित
सामान्य जो उपाय हैं वह करना चाहिए और हनुमान चालीसा इत्यादि का पाठ करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए। और केतु से संबंधित दान और उपाय तो करना ही है आपको। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध इस कुंडली में लग्नेश हैं और रोजगार के स्वामी हैं और आय भाव में बैठे हुए हैं। यह बहुत ही अच्छा योग है कि आमदनी ऐसे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है। पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान तथा सफलता प्राप्त होती है। शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। परंतु बुध यहाँ पर देखिए 0-1 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर हैं। तो आपको यहाँ पर लगभग 7 कैरेट का पन्ना, जाम्बिया का पन्ना आपको सोने में या पीतल में या पंचधातु में धारण करना चाहिए। और यहाँ से बुध पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। तो बुध को आप प्रबल करें क्योंकि बुध बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं आपको। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है और पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक व्यवसाय के स्वामी है और लग्न में ही विराजमान है। तो गुरु को केंद्राधिपति दोष लगता है। एक व्यक्ति अभी 2 दिन पहले ही फेसबुक पर मुझसे पूछ रहा था कि गुरु मारक है या कारक है और क्या क्या इत्यादि वो बोल रहे थे। तो सबसे पहले ये बात समझिए कि गुरु जो है अकारक या कारक, इससे कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ गुरु क्या है, गुरु के विषय में क्या बताया गया शास्त्र में कि 2 केंद्र के स्वामी लग्नेश को छोड़ के, यानी 2 केंद्र के स्वामी यानी 10वें भाव और 7वें भाव के स्वामी हो जाएं या चतुर्थ भाव के 7वें भाव के स्वामी हो जाएं तो ऐसे ग्रह को केंद्राधिपति दोष लगता है। तो केंद्राधिपति दोष का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ना तो ये अपना अच्छा प्रभाव देते हैं ना बुरा प्रभाव देते हैं। शास्त्र में जो बताया गया उसका मतलब है कि केंद्राधिपति ग्रह अपना फल नहीं देते हैं यदि वह बहुत ज़्यादा कमजोर रहे तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर 2 केंद्र के कोई स्वामी हैं वही बुध और गुरु बनते हैं और यदि वह कमजोर हैं तो उन्हें हमें प्रबल करना चाहिए उससे संबंधित लाभ प्राप्त करने के लिए। अब भाई मारक अकारक कैसे हो जाएगा? मतलब जमीन जायदाद प्रॉपर्टी माता ये आपके लिए अकारक कैसे हो गई और पत्नी और वैवाहिक जीवन व्यवसाय कैसे आपको अकारक हो गया? अगर ये दोनों नहीं चाहिए तो आप इसको अकारक मान लीजिए। वही तो सन्यासी के लिए कारक है, गृहस्थ व्यक्ति के लिए तो बहुत जरूरी है। माता जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी के लिए तो मारपीट मर्डर क्या क्या नहीं हो जाता है। और पत्नी और वैवाहिक जीवन के लिए तो जिसकी शादी नहीं होती उनसे पूछिए कि उसकी क्या हाल है। तो मेरे अनुसार ये कैसे मारक हो गया, आप खुद बताइए। तो इसलिए ये सब मारक वाला जो कहानी जो ये घूमता रहता है तो इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में बना रखें। तो फलादेश के ऊपर हम आते हैं तो गुरु यहाँ लग्न में विराजमान है। क्या होगा? शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होता है। जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और गुरु यहाँ से पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो नीच राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, नीच दृष्टि नहीं है। तो विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होगा। 7वें भाव में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होगा और व्यवसाय में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी और पत्नी के माध्यम से भी आमदनी होगा। या तो पत्नी जॉब करने वाली होगी या उसके नाम से बिजनेस है, जैसे भी हो, बस उसके माध्यम से आपको आमदनी प्राप्त होगी। और 9वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो शुक्र के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो यह मान सकते हैं कि थोड़ी बहुत कठिनाइयों के साथ भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो गुरु यहाँ आपको बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, 17 अंश के हैं। और गुरु पर राहु की दृष्टि भी नहीं है, केतु की दृष्टि है तो केतु गुरु को कोई प्रॉब्लम नहीं करते हैं। तो यहाँ आपको जब भी गुरु की दशा अंतर्दशा है तो इसमें एक छोटा सा आपको सामान्य उपाय बताया गया है, वह उपाय आप कर लें। बाकी हमेशा इसका उपाय कोई करने की आवश्यकता नहीं है, डर करके ये मारक है तो अकारक है फलाना ठिकाना न जाने क्या क्या चीज़ें। तो आपको ऐसा परेशान होने की या डरने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र के विषय में हम चर्चा करते हैं तो शुक्र इस कुंडली में देखिए किसके स्वामी है? भाग्य के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी है। ये प्रबल कारक होते हैं कुंडली में। फिर यहाँ बोलेंगे द्वितीय भाव का स्वामी मारक हो जाता है तो धन और कुटुंब मारक कैसे हो गया भाई? तो फिर भीख मांगो फिर, अगर इतना ही तुमको मरने से डर लगता है। और आज तक द्वितीय और सप्तमेश की दृष्टि में तो कोई मरा ही नहीं उसके दशा अंतर्दशा में। मेरी तो आई थी तो कुछ हुआ ही नहीं, बुखार भी नहीं हुई, खांसी भी नहीं हुई इतने वर्षों तक। तो ये सब चीज़ अब उसके बारे में क्या चर्चा करें। तो इसलिए भाग्य भाव का स्वामी है, मेरे अनुसार प्रबल कारक है और इसकी प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत है। तो शुक्र यहाँ पे 10वें भाव में विराजमान है, 11 अंश के हैं तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, धन और कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है और शुक्र से संबंधित रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र से संबंधित ही रोजगार पर पूरा अपना ध्यान और केंद्रित करना चाहिए और फोकस करना चाहिए। शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो शनि इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और
षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के भी स्वामी है। तो शनि इस कुंडली में कारक, क्योंकि त्रिकोण है और षष्ठेश में, तो कारक का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, अकारक का प्रभाव कम रहेगा। शनि यहाँ विराजमान है तो क्या होगा, शत्रु पक्ष पर प्रबल प्रभाव रहेगा, कोई भी शत्रु आपसे जीत नहीं सकता है। और कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। शनि यहाँ से दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव में, तो आयु में वृद्धि होगी, परंतु कुछ परेशानी भी होगी स्वास्थ्य में या पेट से संबंधित सामान्य। और यहाँ से देखिए द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहेगा, जिसके कारण कुछ परेशानी होगी, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होगी। और शनि यहाँ से तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कमी और मतभेद भी होगा उनसे। तो इस प्रकार शनि से संबंधित जो आपको उपाय बताए गए हैं वह करना है। और एक बात यहाँ बता दो कि शनि लाभ और हानि दोनों दे रहे हैं और पंचमेश भी है, तो इसलिए शनि का यहाँ मंत्र जाप भी आपको करना है और उपाय भी करना है, दोनों ही करना है। मंत्र जाप भी करना है और उपाय भी करना है, दोनों करना है। वो कुंडली में ग्रहों के विराजमान होने के अनुसार देखा जाता है कि क्या करना है। कई बार सिर्फ रत्न धारण करना होता है, कई बार सिर्फ दान और उपाय करना होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही करना पड़ता है। तो यह प्रत्येक कुंडली में अलग अलग उसकी स्थिति विश्लेषण के बाद ही यह डिसाइड किया जाता है कि कैसे आपको मतलब कुंडली में ग्रहों को संतुलित किया जाए या जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके। राहु के विषय में चर्चा करते हैं। राहु थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई परेशानी होती है, उनसे मतभेद होता है। राहु यहाँ चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा, आमदनी के क्षेत्र में तो परेशानी होगी और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के दैनिक व्यवसाय में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो यहाँ कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होगी। और राहु यहाँ से सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं और चंद्रमा के घर में, यानी राहु चंद्रमा को भी पीड़ित कर रहे हैं और चंद्रमा के घर में भी जाकर पीड़ित कर रहे हैं और सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो आमदनी प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा बनी रहेगी, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, चंद्रमा मन के कारक होते हैं, या दोनों पीड़ित हो गए। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। केतु यहाँ पर कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होगी। लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा, इन सभी चीज़ों में परेशानी होगी। भाई से मतभेद होगा, आयु और स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी, शरीर पर चोट लगने की भी संभावना होगी। हालांकि डिग्री में इन दोनों में ज़्यादा दूरी है, मैंने पहले आपको बात समझा चुका। और तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई तथा परेशानी होगी। और ऐसे व्यक्ति को हाथ में भी चोट वगैरह लगने की संभावना हो सकती है, तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा, क्योंकि ज्योतिष संभावनाएँ व्यक्त करती है। हम अपने उपाय से, पूजा पाठ से और अपने कर्म से कई प्रकार के दोष को कम भी कर सकते हैं। और यहाँ से केतु देख रहे हैं पंचम भाव में, तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपने फलादेश देख लिया और आपको जो उपाय बताया गया है वह उपाय करें और जीवन में आगे बढ़ें।